नमस्कार, आदाब। भोजन संवाद में आपका स्वागत है। भोजन संवाद में आज हम बात करेंगे बहुत लंबे अरसे तक अमेरिका ने जो हमला किया, ईरान के साथ में जो युद्ध किया, उसको लेकर के हम लोग चर्चा करते रहे लगातार। युद्ध विराम भी हो गया। पूरी दुनिया को एक तरीके से राहत मिली और ये उम्मीद हो गई कि कुछ ना कुछ अब जो है स्थायी हल निकलेगा। लेकिन फिर से अमेरिका ने जो है वो हमले शुरू कर दिए और जैसा होता है कि हर जो हमलावर है वो ये कहता है कि मैंने सेल्फ डिफेंस के अंदर हमला किया। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जब से ट्रंप दूसरे टर्म में आए हैं तब से पूरी दुनिया जो है, जो युद्ध उन्माद है, वॉर मॉन्गरिंग है, उससे बहुत ज्यादा परेशान है। और ये केवल मॉन्गरिंग तक सीमित नहीं रह गया है, ये एक्चुअल फील्ड के अंदर दिखलाई पड़ रहा है। और अभी तो भारत के ऊपर जो है वो 10% का टैरिफ लगा दिया है। भारत सरकार जो है अपनी पीठ थपथपा रही है, वो कह रही है कि भाई चीन पे 12.5% लगाए, हम पे 10% लगाए। देखिए देखिए, हम तो जो है 2.5% बचा के ले आए। मोदी जी कितने हमारे जो है अच्छा संबंध है उनसे, तो माय डियर फ्रेंड ने उनके ऊपर 2.5% की राहत कर दी। तो ये सब परिस्थिति है और इस परिस्थिति का जो असर है वो दुनिया के नागरिकों पर है। 8.5 अरब की दुनिया में आबादी है, हमारे 146 करोड़ हैं। और स्वाभाविक तौर पर हम इतने हैं कि सबसे ज्यादा प्रभावित जो है वो हम ही होते हैं। महंगाई हो और जिस तरीके की गैर बराबरी है या जो बेरोजगारी है, उस सबसे हम ही सबसे ज्यादा पीड़ित होते हैं। और सबका संबंध वॉर के साथ है, युद्ध के साथ है। आज हम इसी सबको जानेंगे, समझेंगे। हमारे साथ में जो एक्सपर्ट हैं, प्रोफेसर पाशा साहब हैं, अमेरिका से हमारे साथ में जुड़े हैं। मतलब हमारे दर्शक भी ये सोचेंगे, मैं भी ये सोच रहा था कि अभिजीत दीपके जो है वो अमेरिका से आए और पूरा देश जो है वो हलचल उसमें पैदा हो गई। तो अब पाशा जी अमेरिका गए हैं तो वहां पर भी हलचल है, क्योंकि अमेरिकी भी जो है वो पिंड छुड़ाना चाहते हैं जो है ट्रंप से। उसमें कहीं ना कहीं जो है पाशा जी का भी रोल जो है हमको दिखलाई पड़ता है। पाशा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। माननीय व्यास जी हमारे साथ में हैं। व्यास जी पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं और लगातार जो है नजर रखते हैं देश और दुनिया की समसामयिक घटनाओं को लेके। और हमारे साथ में फिलिस्तीन, इंडिया फिलिस्तीन सॉलिडारिटी फोरम के जनरल सेक्रेटरी और देश भर में ईवीएम हटाओ देश बचाओ जो पूरा आंदोलन चला, उसके एक तगड़े स्तंभ हमारे साथ हैं। फिरोज मीठीपुर वाला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ में प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर जो है वो डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी हैं। तो हमारे साथ में अमेरिका से, बम्बई से, पटना से और बनारस से साथी जुड़े हैं और मैं मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ हूँ। सबसे पहले माननीय पाशा जी से जानना चाहूंगा, ये पूरी जो दुनिया हलाकान है, इससे उबरने के क्या रास्ते हो सकते हैं और हलाकान क्यों सबको महसूस हो रहा है? हर देश क्यों अपने आप को एक असहाय मान रहा है और उसकी निगाहें ईरान पे टिकी हुई हैं कि ईरान कुछ फैसला करा दे तो हमारे भी कल्याण हो जाए। जी जी, धन्यवाद डॉक्टर सुनीला। देखिए, ये जो सीज फायर हुआ था 8 अप्रैल को और 17 जून को, जो एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो ट्रंप ने खुद साइन किया था फ्रांस में, तो उससे कुछ उम्मीद जगी थी कि ये फाइनली जंग ईरान पे जो उन्होंने नाजायज जंग थोपी थी इजराइल के साथ मिलके, वो खत्म हो रही है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा और तेल और गैस और दूसरे फर्टिलाइजर्स वगैरह एसेंशियल्स दोबारा पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट होंगे बोल के। लेकिन जो मामले को लेके, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेके ट्रंप ने बमबारी शुरू की पिछले 10-11 दिनों से, तो ईरान का मानना यह है कि इसमें अमेरिका का कोई रोल नहीं है आर्टिकल 5 के मुताबिक। तो ईरान जो है 60 दिन के लिए वो मैनेज करेगा और उसके बाद ओमान के साथ जो भी तय करना है इसको मैनेज करने का, वो उसी का रेफरेंस था। उसमें अमेरिका का नाम कोई नहीं था। लेकिन ये खाड़ी के देशों में दबाव में आके ये जंग बमबारी शुरू की है और ये नतीजा हुआ है कि ईरान के सिविलियन ठिकानों पे उन्होंने हमला किया, पावर प्लांट्स पे या डिसलिनेशन प्लांट्स पे, ब्रिजेस पे और दूसरा वाइटल इंस्टॉलेशंस को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। तो ईरान ने साफ कह दिया था कि अगर आप एक हमला करते हैं तो हम 2 या 3 करेंगे, और वही वो करके दिखाए हैं कुवैत में, बहरीन में और जॉर्डन में, सभी जगह, सऊदी पे भी और ओमान पे भी। तो कुवैत में भी उन्होंने सिविलियन पे डिसैलिनेशन प्लांट्स और पावर प्लांट पे किया।
तो अब ये धीरे धीरे जंग जो है ये एस्केलेट होती जा रही है। और ईरान ने कहा है कि अगर हमको आप तेल बेचना नहीं देते हैं तो हम खाड़ी के देशों को भी तेल बेचने नहीं देंगे। और यही हो रहा है। सिर्फ कल 2 जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में से जा सके और 2 सऊदी ऑयल टैंकरों को हुतियों ने मार के रेड सी में उसको डिसेबल कर दिया है। वहां से कोई सऊदी जहाज तेल या कुछ भी लेके आना जाना मना कर दिए हैं, बैन कर दिए हैं। तो अब ये 2 बड़े बड़े इंटरनेशनल चोक पॉइंट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और बाब अल मंदब से नाकाबंदी करना जो है पूरे इंटरनेशनल ट्रेड को, सिर्फ ऑयल गैस ही नहीं लेकिन दूसरे एसेंशियल सप्लाई चेन को भी काफी नुकसान हो रहा है। और मेरे ख्याल से इससे और दिक्कतें बढ़ेंगी जो राहत मिली थी सीज़फायर एमओयू के बाद। और सबसे बढ़ के बात ये तेल की कीमतें और यहाँ अमेरिका में बढ़ गई हैं। यहाँ डीजल जो है ज्यादातर गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि आपको पता है। यहाँ कार के बगैर यहाँ जीवन बिता नहीं सकते। हर एक के पास 3 या 4 गाड़ियां होती हैं और मोस्टली डीजल की गाड़ियां यूज करते हैं और वो $5 गैलन हुआ है। और इससे हर एक बाशिंदा जो है परेशान हुआ है कि कोई चीज इनको परेशान नहीं करती जितना पेट्रोल और डीजल। उसके साथ साथ आज ही मैं जाके देख रहा था हर एक चीजों की कीमतें वॉलमार्ट में, टारगेट जैसे सुपर स्टोर्स हैं, वहाँ वहाँ जो है काफी महंगी हो गई है। और कुछ लोगों से मैं वहाँ बात कर रहा था जो लेन देन कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हम जो 1 हफ्ते में पैसे डॉलर दे के खरीदते थे तो अब 2 दिन भी नहीं आती सब्जी या दूसरी चीजें। तो ये पेट्रोल और डीजल और महंगाई से लोग हर एक परेशान है यहाँ, हर एक परेशान है। और वो सवाल ये पूछ रहे हैं कि जब एडमिनिस्ट्रेशन ने $67 बिलियन का डिफेंस स्पेंडिंग पूछा तो कांग्रेस ने 74 को अप्रूव किया। मतलब ओवर एंड अबव जो पूछे थे वो अप्रूव करके दे रहे हैं टैक्स पेयर्स मनी। और मोर देन 1 ट्रिलियन का भी डिफेंस बजट वो भी अप्रूव हुआ है। तो हालांकि नैरो 4 लोग ही एक्स्ट्रा सपोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि काफी नाराजगी है यहाँ। रिपब्लिकन पार्टी में भी बहुत कुछ सदाए जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी ओपनली बात कर रहे हैं, लेकिन वोटिंग का जब मौका आता है तो वो लाइन अप होते हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प को सपोर्ट करने के। और दूसरी बात यह है कि जो लोग मारे जा रहे हैं अमेरिका के सर्विसमैन सोल्जर्स जॉर्डन में और दूसरी जगह, और जो जख्मी हुए हैं उनके नाम अभी तक घोषणा नहीं करे हैं। इसमें काफी बेचैनी है कि ये दोबारा जंग छेड़ के उनके सिपाही मारे जा रहे हैं और ये छुपा रहे हैं कितने लोग मरे हैं, कितने जख्मी हुए हैं। और जो गंभीर जख्मी हुए हैं उनको बताया जा रहा है कि मामूली चोट आई है बोल के। तो जर्मनी में और दूसरे जगह यहाँ पे भी टेक्सास में भी लाया जा रहा है उनको, हॉस्पिटलों में एडमिट किया जा रहा है जिनके बहुत बुरी तरीके से घायल हुए हैं। तो ये अब जो ट्रम्प ने G7 में और फ्रांस में जो बात की थी जनरल रिसेशन की, जो हर्बर्ट हूवर प्रेसिडेंट के दौरान हुआ था, तो अब मुझे लगता है कि इनके दौरान भी इससे भी गंभीर रिसेशन आने वाला है। सिर्फ यहीं ही नहीं, अमेरिका में ही नहीं लेकिन पूरी दुनिया में, क्योंकि दोबारा तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। और वहाँ अगर हमले जारी रहते हैं ईरान के ऊपर सिविलियन जी। इंफ्रास्ट्रक्चर की, उन्होंने कहा कि हम अगर एक जहाज पे ईरान मारता है तो हम एक पुल उड़ाएंगे। और ईरान ने कहा कि हम 2 ठिकानों पे गैस के या डिसैलिनेशन प्लांट के। तो ये धमकी और काउंटर धमकी जो है ये पूरे इलाके को बर्बाद करके रख देंगे। और सऊदी अरब का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है
उनका भी तेल आना जाना ऑलमोस्ट बंद हो गया है। इससे जो है पूरे दुनिया में अब रिसेशन की जो है डर फैल गया है और अनफॉर्चुनेटली कोई कुछ कर नहीं रहा है। कोई डिप्लोमेसी की बात नहीं हो रही है, कोई नेगोशिएशंस की बात नहीं हो रही है। हालांकि ट्रम्प हर दिन कहते हैं कि ईरान डील करने के लिए बेचैन है, लेकिन ईरान के लीडर्स चाहे गालिबाफ हो, कराची हो या पेजेश्कियान हो, वो चुपचाप हैं। वो यकीन करने के लिए तैयार नहीं है, मेरे ख्याल से बहुत दूर है। क्या डील करेंगे तो क्या करेंगे? सीज़फायर करेंगे और बाद में उल्लंघन होगा और एमओयू को दोबारा जो ईरान ने सस्पेंड किया है, क्या उसको रिवाइव करेंगे? क्या अमेरिका उसका रेस्पेक्ट करेगा? ये बड़े-बड़े सवाल हैं और कतार और पाकिस्तान भी चुपचाप हैं, वो भी कुछ प्रयास करने के लिए तैयार नहीं है, जबकि ट्रम्प इसको आगे चलाना चाहते हैं। और ये सब जो है हमारे इज़राइल के प्रधानमंत्री खुश हैं वो कि उनकी जानें नहीं जा रही हैं, उनका पैसा खर्च नहीं हो रहा है और खाड़ी के देश और अमेरिका इस पे अपनी दौलत लुटा रहे हैं, उनके लोग मारे जा जी रहे हैं, उनके गोला बारूद खत्म हो रहा है। मैं यहीं पे रुकता हूँ। जी। जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। फिरोज भाई, मैं आपके पास आता हूँ, आपसे जानना चाहता हूँ 4-5 चीजें मुख्य तौर पर पाशा साहब ने जो बोली हैं कि युद्ध एस्केलेट हो रहा है। तो मेरा एक पहला प्रश्न ये है कि कब तक, कहाँ तक ये एस्केलेट होने की उम्मीद है, ये एक बात। दूसरी बात कि अमेरिका के लोग परेशान हैं और आर्थिक मंदी जो है वो पूरी दुनिया उस दिशा के अंदर बहुत तेजी से जा रही है, नंबर 2 बात। तीसरा जो है, ये कहीं पर जब 4 का डिफरेंस है और फाइनली जो है अब अमरीकियों को भी लगने लगा है कि ये जो कांग्रेस है जहां पर सब फैसले होते हैं वो भी हमारे खिलाफ फैसला कर रही है, तो लोगों का भी, पॉलिटिशियंस के खिलाफ भी बहुत गुस्सा वहां पर पैदा चल रहा है। तो इस सब के बारे में आप क्या कहेंगे? अनम्यूट कर लीजिए। हाँ या हाँ, इस बार ईरान ने डिसाइड कर लिया है कि वो, क्योंकि ईरान जानता है कि वो अमेरिका से ज़्यादा पेन सह सकता है, तो ईरान ने तय कर लिया कि अभी ये जंग बहुत लंबी चलेगी, जब तक उसके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स है अमेरिका के बेसिस को यहाँ से पूरा खारिज करना, और उसके बाद इसराइल का भी नंबर है। लोग पूछे कि इसराइल पे क्यों हमला नहीं हो रहा है, तो वो पहले बता दो कि नेतन्याहू के इलेक्शन 27 अक्टूबर को है और अभी ईरान कोई कारण नहीं देना चाहता कि ये युद्ध का इस्तेमाल नेतन्याहू करे और जीते, क्योंकि नेतन्याहू वो युद्ध हारा है। वैसे वेस्ट बैंक में बहुत भयंकर चीजें नेतन्याहू कर रहा है, उकसाने की कोशिश कर रहा है, मगर वो एक मुद्दे पे हम लोग बाद में बात करेंगे। ईरान बहुत स्पष्ट है और मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यहाँ दे दूं। जो अब्बास अरागची है, उन्होंने कहा कि अमेरिका कोई सुपर पावर नहीं है, ये हम लोगों ने सिद्ध कर दिया है। ठीक है। दूसरा है जेफरी सैक्स का स्टेटमेंट कि इसराइल कोई ग्रेटर इसराइल नहीं बना पाएगा। ये अभी अमेरिका और यूरोप में इतनी नफरत है और इतनी घृणा है इसराइल के खिलाफ कि इसकी कहानी खत्म हो चुकी है। ये दो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। और तीसरा स्टेटमेंट जिसका जिक्र हमारे पाशा साहब ने भी किया था, हर्बर्ट हूवर का जिक्र किया था, तो रॉबर्ट पैप जो और एक बहुत बड़े विद्वान प्रोफेसर है, उन्होंने कहा कि अभी का जो हर्बर्ट हूवर है वो ट्रम्प बनने जा रहा है। 1929 में वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो इकोनॉमिक डिप्रेशन हुई, उसमें हर्बर्ट हूवर प्रेसिडेंट थे और वो चीजों को संभाल नहीं पाए थे। ठीक है। तो उसी दिशा में आज अमेरिका जा रहा है, पूरी दुनिया जा रही है, क्योंकि अभी सिर्फ हॉर्मूज का सवाल नहीं है। हॉर्मूज का तो मुद्दा है जिसपे मैं आऊंगा, मगर अभी तो पूरा रेड सी और बाबल मंदब का भी सवाल आ चुका है। क्योंकि 2022 से 2014 में जो सऊदी ने जंग शुरू की यमन पे, जिसमें 5 लाख से ज्यादा यमनी मरे, जिसमें 1 लाख से ज्यादा बच्चे मरे। ठीक है। वो सऊदी आज भी जो पूरा ब्लॉकेड, इकोनॉमिक ब्लॉकेड जो करके रखा है उनके एयरपोर्ट्स पे और पोर्ट पे, तो वो आज भी बरकरार है। और इसके बाद 2022 में जो सीज फायर हुई, जिसमें इसको मतलब सऊदी ने एक इस्लामिक नेटो बना दिया था, 34 मुस्लिम कंट्रीज को जमा कर दिया था यमन पे हमले करने के लिए। 2 कंट्री वो जमा नहीं करता पैलेस्टाइन को बचाने के लिए, तो सऊदी का हिपोक्रेसी है। तो इसलिए अभी इन्होंने तय कर लिया यमन ने कि अभी रेड सी से, बाबल मंदब से कोई भी सऊदी शिप नहीं जाएगी, और उन्होंने करके बता दिया। तो वो एक बहुत बड़ा संकट बाबल मंदब और रेड सी में पैदा हो रहा है। और एक मुद्दा है उसमें कि क्योंकि हॉर्मुज में क्राइसिस है, तो यानबू पोर्ट जो है उसका एक पाइपलाइन है सऊदी का, वो यानबू से निकालता है, मगर वो रेड सी में खुलता है, मगर वो भी नहीं कर पाएगा। ओके।
तो ये एक बहुत बड़ा ऑयल गैस का संकट ये पूरे मुद्दे को लेकर आने वाला है। दूसरी बात है कि ट्रम्प के पास कोई एग्जिट स्ट्रेटेजी नहीं है। वो वही कर रहा है जो उसने 12 दिन की जंग में किया था, वो वही कर रहा है जो 40 दिन में जंग में किया, तो वो कर क्या रहा है, ठीक है। तो उसके छह पॉइंट्स है जिसमें वो टारगेट कर रहा है। नंबर 1 जो लगातार बोलता है कि खर्ग आइलैंड, खर्ग आइलैंड, खर्ग आइलैंड, जो 25 किलोमीटर ऑफ दी ईरानियन कोस्ट है और 480 किलोमीटर दूर है वो हॉर्मुज के स्ट्रेट से, ओपनिंग से। खर्ग आइलैंड ले भी लिया तो कुछ होने वाला नहीं है। और खर्ग आइलैंड है 90% जो ईरान का तेल होता है वो खर्ग आइलैंड से ही बाहर जाता है। मगर हिम्मत नहीं हो रही है अमेरिका की इवन खर्ग आइलैंड पे वो बूट्स ऑन द ग्राउंड करेगा तो बहुत बुरी तरीके से अमेरिका के सोल्जर्स मरने वाले। दूसरा है हॉर्मुज का, हमको पता है कि देखो ईरान ये खुला था, ईरान ने कभी क्लेम ही नहीं किया था, मगर अभी तो ईरान का हिफाजत का मुद्दा बन चुका है कि इस स्ट्रेट में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन के कोई भी डिस्ट्रॉयर्स, वॉरशिप्स नहीं आ सकते, क्योंकि ये एशिया के लिए खतरा है, यूरोप के लिए खतरा है, पूरी दुनिया के लिए खतरा है, जिसमें अमेरिका को कोई स्टेक नहीं। यहाँ से उसको कोई कतरा तेल नहीं जाता। भाई तुम कर क्या रहे हो यहाँ, तुम निकल जाओ यहाँ से, ओके। और ओमान भी अभी वीक पड़ चुका है, ओमान पे बहुत प्रेशर अमेरिका ने डाला है, तो ओमान भी ढीला पड़ गया, इसलिए अभी ओमान को भी ईरान सीधा करेगा, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है, दूसरे जो आइलैंड्स है अबू मूसा और तुम्स, ग्रेटर एंड लेसर तुम्स, वो भी टारगेट पे अमेरिका पे। चाबार पोर्ट का तो हमारा डायरेक्ट रिश्ता है भारत का, हम लोग के काफी मिलियंस ऑफ डॉलर, $120 बिलियन से ज्यादा से हमारा इन्वेस्टमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए स्ट्रेटेजिक एसेट था। रूट टू अफगानिस्तान, रूट टू सेंट्रल एशिया, रूट टू यूरोप, वो आज चाबार भी बॉम्बिंग अमेरिका मार रहा है। दो दूसरे जो इंपॉर्टेंट फ्रंट्स है वो खुजेस्तान है। खुजेस्तान इज द एनर्जी कॉरिडोर टू खुरमशाह, जो इराक ने भी वो टाइम पे ले लिया था, मगर ईरान ने उनको ढकेल दिया था। तो वो भी बॉम्बिंग उस इलाके में ट्रम्प काफी कर रहा है, ताकि वो एनर्जी कॉरिडोर के आते हैं, कुछ आने वाला नहीं है। और आखिरी में जो छठा फ्रंट है, कुर्दिश फ्रंट, कुछ भी करके कुर्दिश को एक्टिवेट कर दो ताकि वो इराक से ईरान पे हमला करे। यहाँ सब जगह पे फेल हो रहा है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो पहले 12 दिन में, 40 दिन में और अभी 14वां दिन है, वही सब पैटर्न पे हो रहा है। ट्रम्प को समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली क्या करे, ठीक है। और उसके साथ जो ट्रम्प धमकी दे रहा है कि अभी मैं तुम्हारे पेट्रोकेमिकल प्लांट को उड़ा दूंगा, तुम्हारे डिसैलिनेशन प्लांट को उड़ा दूंगा, तो ईरान ने क्लियर कट बोला है। देखो, ईरान का डिसैलिनेशन वाटर से खाली 3% पानी आता है, और जो गल्फ कंट्रीज है उनका 50 to 80% डिसैलिनेशन प्लांट से आता है। अगर ईरान ने उनके डिसैलिनेशन प्लांट को उड़ा दिया तो आपको एक हफ्ते के अंदर ये पूरा गल्फ खाली करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ईरान के पेट्रोकेमिकल प्लांट को हाथ लगाया तो वो सभी पेट्रोकेमिकल प्लांट को उड़ा देगा, क्योंकि एक भी गल्फ कंट्री सॉवरेन कंट्री नहीं है, कोई इंडिपेंडेंट नहीं है, सबके सब अमेरिका के दलाल है, सब प्रॉक्सी है, सब उसके वैसल कंट्रीज है, कोई इंडिपेंडेंट कंट्री वहां गल्फ में है नहीं, ठीक है। आप इस हद तक सोचिए कि अभी अमेरिका सऊदी के साथ, अमेरिका सऊदी के साथ एक न्यूक्लियर डील करने के लिए तैयार हो गया है, ईरान को काउंटर करने के लिए, मगर उसके साथ बोल रहा है कि इब्राहिम अकॉर्ड साइन करो तो आपको मिलेगा। तो मतलब सऊदी न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर सकता है, मगर ईरान नहीं कर सकता है। और ईरान की पूरी जो आइसिस अलकायदा वाला कनेक्शन है, हम पहले से जानते हैं अफगानिस्तान के टाइम से, अभी उसको तो एक न्यूक्लियर स्टेट बनाने जा रहे हो। और डगलस मैकग्रेगर जो है, जो अमेरिकन स्टेट के साथ एक बहुत बड़े जनरल भी है, उन्होंने लगातार एडवाइस भी किया है। उन्होंने कहा है कि अभी की जो अमेरिका की सेना है, इट इज नॉट कॉन्फ़िगर्ड फॉर एज अ लैंड पावर, वो भी लैंड पावर के लिए बनी नहीं है, क्योंकि उसका तरीका वो है हैवी बॉम्बिंग करो, हवाई से, एयरक्राफ्ट कैरियर, मिसाइल से, छोटे मोटे देश सरेंडर हो जाते हैं और छोटा और खत्म हो जाता है। कोई बड़े देश के साथ अमेरिका लड़ता नहीं है, ठीक है। ये पहली बार एक ताकतवर मुल्क मिला है जिसका मिसाइल इतने पावरफुल है कि वो हवा में ही करवटें बदलते रहते हैं, वो रोक ही नहीं पा रहे। इसलिए इतना बड़ा नुकसान जॉर्डन में, कुवैत में, बहरीन में किया है। इस बार यूएई को थोड़ा बख्श के रखा है, मगर ओमान, सऊदी, जहां जहां भी हमले हो रहे हैं ईरान पे, वो सब जगह लगातार हमले हो रहे हैं। और उसके साथ जो ईरान की एक स्ट्रैटेजी है कि उसके जो पुराने ड्रोन है, जो उससे पहले ही किया था, रोज 120 पुराने ड्रोन जाते हैं, जिसमें अमेरिका के एक्सपेंसिव इंटरसेप्टर्स, पेट्रियट, थार्ड, ये सब खप जाते हैं। तो वही दिशा में जा रहा है कि कुछ चंद हफ्तों के बाद तो अमेरिका के पास कितने इंटरसेप्टर, पेट्रियट बचेंगे, जो ऑलरेडी हम देख चुके थे, वो हालात होने वाले। तो पॉइंट इज के ट्रम्प अभी जिद पे आ चुका है कि भाई मुझे कुछ तो जीत बतानी होगी, ओके, मगर वो जीत कहां से बताएगा? तो वो एक, देयर इज नो एग्जिट स्ट्रेटेजी फॉर। और अभी ईरान ने जो 2 बार बातचीत करके, वो 12 दिन की जंग में भी बातचीत की, रुकी, कोई सीजफायर था नहीं, ये तो लिखित में सीजफायर था, वापस बिट्रेल हुआ। तो ईरान का बोलना है कि भाई बार बार बात करके देख चुके, अभी हम लोग वी आर गोइंग ऑल द वे, अभी हम लोग इनको खत्म कर देंगे, दैट इज वेयर वी आर हेडिंग। इसलिए ग्लोबल क्राइसिस बढ़ेगी
और क्योंकि ईरान कभी हॉर्मुज को छोड़ेगा नहीं और अमेरिका को हॉर्मुज छोड़ के भागना पड़ेगा, ये क्लियर कट है। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं व्यास जी के पास में आता हूँ। व्यास जी, आपने दोनों एक्सपर्ट्स को आपने सुना। आपको ये क्या स्थिति आपको लगती है कि जैसे 40 दिन 12 दिन अभी हो गए, कितना 14 दिन, जी सही तो आपको क्या लगता है कि फिर फाइनली तो वही होना है, कोई एक युद्ध विराम की कोई एक एग्रीमेंट होना है, आज हो कल हो 1 महीने बाद हो 4 महीने बाद हो, होना तो वही है, करना तो वही पड़ेगा। लेकिन इससे पूरी दुनिया तबाह हो रही है। तो ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है, ये क्या कर रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। और जो लोग एकदम साबित हो चुका है, जो कि एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जिन लोगों को वॉर क्रिमिनल घोषित किया है, जिसको लेके बन्नानी ने भी कहा कि भाई हम जो है, यू आर नॉट वेलकम, जो है वहां पर नेतन्याहू के लिए जो बोला है, और एक आशंका पैदा हो गई कि न्यूयॉर्क आए तो उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। ये सब जो परिस्थिति बन रही है, आपको लगता है कुछ दबाव पड़ेगा, या फिर एक तरीके से न्यू नॉर्मल है, इसको मान लेना चाहिए, जो कुछ हो जाए, जितना भी रेट बढ़ जाए आप उसे पे करते रहिए और झेलते रहिए ट्रंप का युद्धोन्माद? जी व्यास। जी नीलम जी, आपको और आपके सभी विद्वान पैनलिस्ट को नमस्कार। आपने बड़ा मौजूद सवाल उठाया है यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। इस सवाल पर आने के पहले मैं थोड़ा कुछ और बातें कहना चाहूँगा। दरअसल आप ही के मंच पे इस पर चर्चाएं जब होती रही हैं तो ये बात उभर करके सामने आई थी, और मैं नहीं कहा था इसलिए उसको मैं दोहराऊंगा कि जो दोनों तरफ के हॉक्स हैं वो शांति नहीं चाहते। हालांकि युद्ध किसी समस्या का परमानेंट समाधान नहीं करता, इतिहास ने दिखलाया हुआ है। फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ और उस फर्स्ट वर्ल्ड वार में झुकना पड़ा था जर्मनी को, और उसने जर्मनी में फिर राष्ट्रवाद, ऐसे घोर घनघोर राष्ट्रवाद को जन्म दिया, जिसको अंध राष्ट्रवाद कहते हैं। और सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद लीग ऑफ नेशंस बना, लीग ऑफ नेशंस फेल कर गया, और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद यूनाइटेड नेशंस बना। यूनाइटेड नेशंस को हम लोग देख रहे हैं कि वो दुनिया में किसी भी समस्या का तार्किक और अस्थायी समाधान नहीं कर पा रहा है। यदि कर पाता तो अब तक फिलिस्तीन एक राष्ट्र के रूप में उभर जाता, इजराइल और फिलिस्तीन दोनों एक राष्ट्र के रूप में उभर जाते और आपस में झगड़े नहीं होते। लेबनान इजराइल के बीच झगड़े नहीं होते, भले ही लेबनान में सिविल वार हुआ, वो आपस में अपना तय करते, लेकिन उनके ऊपर कोई हमला नहीं करता। और अगर यूनाइटेड नेशंस रहता तो अमेरिका एक तरफा हमला ईरान पे नहीं करता। लेकिन यूनाइटेड नेशंस तो अपनी इस भूमिका को भूल चुका है। उसका कारण मुझे लगता है कि सिक्योरिटी काउंसिल में जो बिग 5 हैं, सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं। और आज की तारीख में 14 दिनों से अमेरिका ईरान के बीच लड़ाई चल रही है, और उस लड़ाई को रोकने के लिए न तो रूस आगे आ रहा है सिक्योरिटी काउंसिल में, न चाइना आगे आ रहा है सिक्योरिटी। हालांकि कुछ होना नहीं है, लेकिन कहने के लिए भी नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि जो जनरल असेंबली है उसकी भी कोई बैठक नहीं हो रही है, उसके सेक्रेटरी जनरल भी कोई चीज नहीं बोल रहे हैं। तो जैसा मैंने कहा कि दोनों तरफ के जो हॉक्स हैं, जैसे हम लोग गांव देहात के रहने वाले लोग हैं, कहते हैं कि फरियाद लेंगे आपस में। जैसे दो पहलवान आपस में लड़ जाते हैं या दो गुंडे आपस में लड़ जाते हैं, कहते हैं फरियाद लेंगे। मुझे लगता है कि अमेरिका ईरान उन्हीं दो गुंडों की तरह, दो पहलवानों की तरह से लड़ रहे हैं, और वहां पर भी किसी पहलवान का हाथ पकड़ने वाले शरीफ लोगों की कमी हो गई है, मैं कहना चाहूँ। पाशा साहब ने बड़ी मजेदार बात कही थी, मजेदार बात तो शब्द उचित नहीं है, बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण वाली बात कही थी। आर्टिकल 5 जो दोनों के बीच समझौते का हुआ था, अरे भाई कैसा समझौता होता है, जबकि सभी जानते थे कि एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं है। लेकिन वो कैसा समझौता होता है जिसके एक आर्टिकल 5 का इंटरप्रिटेशन अलग अलग हो रहा हो। तो जो अलग अलग हो रहा हो, देखिए मैं तो प्रशासन में रहा हूँ, कल भी एक कार्यक्रम में मैंने कहा था कि शब्द बड़े मायने रखते हैं। हमने भी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस फिरोज में भाई थे, अपना म्यूट कर लीजिए आप। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में थे, तो हम भी आप म्यूट कर लीजिए फिरोज भाई। इंटरनेशनल कोऑपरेशन के
डिवीजन को डील करते थे, और जो आपस में दो देशों के बीच में माइंस को लेकर के समझौते होते उसको देखा। एक एक शब्द पे बहस होती थी। हम वियतनाम गए थे और एक एक शब्द पर बहस हो रही थी। कई मंत्रालयों के लोग थे, अपने अपने विषयों पर चर्चा कर रहे थे, उधर से चर्चा कर रहे थे कौन सा शब्द कहाँ आना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। आर्टिकल 5 जिन लोगों ने भी बनाया, पाकिस्तान और जो दूसरे देश इसमें शामिल रहे, मैं मानता हूं कि उनकी ये फेलियर उनकी भी है कि दोनों पक्षों को बैठा करके स्पष्ट नहीं कर सके कि आर्टिकल 5 का मतलब क्या है। जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के इतना हंगामा मचा, दुनिया में एनर्जी क्राइसिस पैदा हुई और ईरान उसे अपने स्ट्रेटेजिक एडवांटेज के रूप में ले रहा है, तो क्या किसी की समझ में बात नहीं आ सकती कि यदि वहां पर ढुलमुल शब्द रखे जाएंगे और उन शब्दों को लेकर के भविष्य में तमाशा होगा। और दोनों तरफ हॉक्स बने हुए हैं। ईरान में भी जो हॉक्स हैं वो नहीं चाहते कि समझौता हो, वो भी अपना शहीद होने के मुद्रा में है, या जो भी कह सकते हैं आप। और अमेरिका में तो हम लोग डे वन से देख रहे हैं, अगर अमेरिका में भले लोगों का कब्जा होता ट्रम्प की बजाय, ममदानी जैसे लोग अगर वहां पे वास्तव में राष्ट्रपति होते, लड़ाई होती ही नहीं, बातचीत से मसले का समाधान होता। तो दोनों तरफ के जो हॉक्स हैं, वे हॉक्स जिम्मेवार हैं दुनिया में हल्कानी नहीं करने के लिए। अपना तो बर्बादी करेंगे ही करेंगे, दोनों साइड में जो बर्बादी हो रही है तो हो ही रही है। ये कहना मुनासिब नहीं होगा कि ईरान में कुछ नहीं हो रहा है, ईरान में सब कुछ अमन चैन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ईरान की भी हालत बड़ी खराब हो गई है, इन्फ्लेशन बढ़ गया है, ईरान के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन अमेरिका का ईरान सीधे कुछ नहीं कर सकता। उसके पास इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स होता तब शायद अमेरिका उससे डरता। अमेरिका उससे नहीं डर रहा है। अमेरिका के जो बेसेस हैं खाड़ी के देशों में, वहां पे ईरान ने कल कहा है, उसके न्यूज एजेंसी से खबर आई है कि हम अब इन खाड़ी देशों में जो सिविलियन बिल्डिंग्स हैं उन पे हमला करेंगे, क्योंकि वहां पे जो अमेरिकी सैनिक हैं वे छुप रहे हैं। पहले भी हमला किया हुआ होगा। अमेरिका कह रहा है कि हम तुम्हारे पुलों को बर्बाद करेंगे, और कल रात को यानी शुक्रवार को नॉर्थ से लेकर साउथ तक, पश्चिमी अजरबैजान तक हमले हुए हैं। अंदाज लगा सकते हैं जो ईरान का बॉर्डर है। तो हमले हो रहे हैं, हमले में नुकसान हो रहा होगा, दोनों तरफ का नुकसान हो रहा होगा। लेकिन ये जो इंटरलॉक्यूटर हैं, यूनाइटेड नेशंस की तो बात हो गई, इंटरलॉक्यूटर भी आकर के इस आर्टिकल 5 को ढंग से कैसे दोनों को इंटरप्रेट करना चाहिए नहीं बता रहे हैं। मुझे पुराणों में जो देवासुर संग्राम की घटना हो याद आती है। या तो देव खत्म हो जाएंगे या असुर खत्म हो जाएंगे, इसमें कौन देव है कौन असुर है कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये लड़ाई बंद होने के लिए दुनिया के तमाम देश, वारमोंगरी दोनों तरफ से हो रही है। किसी एक को हम दोषी नहीं करार कर सकते कि ट्रंप ने ये कर डाला। $100 से जब क्रूड पार कर गया, अमेरिका में भी प्रति गैलन ये कह रहे हैं कि $5 हुआ है, हिंदुस्तान में भी बढ़ेगा, देश दुनिया एशिया भर में बढ़ेगा, हर जगह बढ़ेगा और सभी को नुकसान होगा। इसलिए मुझे लगता है कि सभी को वारमांगरी करने की बजाय या किसी एक का पक्ष लेने के बजाय आना चाहिए। कौन आएगा ये भी कहना बड़ा मुश्किल है। रूस चाइना तो चुपचाप पड़े हुए, 14 दिन तो हो गया, कोई बयान तो मैंने नहीं पढ़ा। मैं तो हिंदू अखबार मंगाता हूँ, इसमें कोई बयान नहीं पढ़ा। और मेरा न ईरान से कोई इंटरनल रिलेशनशिप है, न अमेरिका से रिलेशनशिप है, इसलिए मैं नहीं जानता कि अंदर की क्या बात है। लेकिन दुनिया के जो वे मुल्क हैं जो शांति चाहते हैं या शांति नहीं चाहते तो कम से कम अपनी इकोनॉमिक सिक्योरिटी चाहते हैं, एनर्जी क्राइसिस को अवॉइड करना चाहते हैं, उनको सामने आना चाहिए। क्योंकि अभी हुदीज ने जब ये हमला किया सऊदी शिप पे, खट से दाम बढ़ गए। अब अमेरिका हुदीज पर हमला करेगा, सऊदी अरेबिया हुदीज पर हमला करेगा, वही हमला करेंगे। तो मैं तो बड़ा ब्लिक फ्यूचर देख रहा हूँ। मुझे लगता है जो इंटरलॉक्यूटर जो शांति वार्ता करा रहे थे उनको आगे आना चाहिए। वो पता नहीं क्यों तमाशा देख रहे हैं या उनके कोई सुन नहीं रहा है। तो जिनकी लोग सुने उन्हें आगे आना चाहिए। अगर पाशा साहब की बात लोग सुनते हो ईरान में, फिरोज साहब की बात ईरान में सुनते हो या अमेरिका में सुनते हो, तो ऐसे लोगों को आना चाहिए। क्योंकि देखिए अमेरिका में भी विरोधी भी हैं, ट्रम्प के भयानक विरोधी हैं, भयानक समर्थक भी हैं, मागा के लोग भयानक समर्थक भी हैं। वो सही है जैसे मोदी जी के लिए है, अगर पेट्रोल के दाम 500 रुपया भी यहाँ हो जाएगा तो बोलेंगे नहीं नहीं ठीक है, मोदी जी ने सही किया। वहां भी ट्रम्प के पक्ष में लोग हैं। हम तो कोविड के समय वहां पे गए थे और देखा कि जो कि ट्रम्प मास्क नहीं लगा रहा है तो
मैंने तो कैलिफोर्निया के एक इलाके में देखा, योजोमिटी जा रहे थे, रास्ते में देखा कि नहीं लगाया हुआ, मैंने पूछा मामला क्या है, कहा रिपब्लिकन लोग हैं। तो ऐसे पागल दोनों तरफ मौजूद हैं। इन पागलों का इलाज दुनिया के तमाम लोगों को मिल करके कम से कम करना चाहिए कि भाई शांति बनाओ, सबको हल्का मत करो, सबको परेशान न करो, ये लड़ाई खत्म होनी चाहिए, क्योंकि इस लड़ाई से किसी का फायदा होने नहीं जा रहा है। जी सुलेम जी, मुझे जी कुछ बहुत बोलना नहीं, सुलेम जी मुझे कुछ बोलना होगा, जी क्योंकि नहीं प्रॉब्लम है आप कि बोलिए मैं नहीं 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 मैं नहीं नहीं नहीं, एक बहुत मिनट बोलना जरूरी है, सुलेम जी बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं क्रोनोलॉजी बोलिए को एक समझने का सेकंड एक हाँ सेकंड आप हाँ मेरे को जी बोलने दीजिए, इसके बाद आप बोलिए। मैं जी जी, आप जो बोलना ये चाह बहुत रहे हो हैं गया मैं भाई, समझ रहा बहुत हो गया हूँ भाई, बहुत बार कि हो चुका है ये सब, और हर बार जो होगा है हाँ मतलब अमेरिका और ईरान को एक ही पेडेस्टल पे रख के और दोनों को गुंडा रेडिकुलस बोल देना वो रेडिकुलस तो है, आपत्तिजनक है ही। मतलब बहुत ऐसा बहुत नहीं हो सकता। और दोनों तरफ पागल हैं, ये भी कहना युद्ध उन्मादी जो है, युद्ध तो थोपा हुआ है ईरान के ऊपर, ईरान ने तो युद्ध नहीं किया है, तो हम दोनों को एक एग्जैक्टली पेडेस्टल पर नहीं रख सकते। खैर, हाँ लेकिन उन्हें वो अपनी राय रखने का अधिकार है। नहीं ठीक है और इसीलिए ये डिस्कशन है ना। जी आप अपनी राय उसमें जो रखना चाहते हैं वो आप बहुत दो कम से कम समय में आप रख दीजिए जी फिरोज भाई। नहीं, फिर उसके पॉइंट बाद में वही है तिवारी जी कि जी। क्रोनोलॉजी को समझना जरूरी है। ईरान की लीडरशिप बहुत ही समझदार है, 47 ईयर से सैंक्शंस है, 1988 में तो उनका प्लेन भी अमेरिका ने मार डाला था। फिर आप बोलोगे कि ईरान ने जवाब दिया तो वही गुंडा है। अरे गुंडा आपको आके मार रहा है, आप गुंडे को काउंटर करो, आप भी गुंडे बन गए। ये कौन सी समझ है भाई? ये कौन से भारत की सभ्यता की समझ है? वो मुझे समझ नहीं आती। दूसरी बात है कि जो यमन का भी मामला है, वो सऊदी का आक्रमण है वहां, इसलिए यमन रेजिस्ट कर रहा है, ठीक है। और अभी ईरान जो बोल रहा है कि भाई मैंने तो बार बार बातचीत की, आप बार बार अटैक कर रहे हो, तो कब तक बातचीत और ये सिक्का ढकोसा चलेगा? अभी हॉर्मुज पूरी दुनिया का सवाल है कि हॉर्मुज ईरान के ताबे में रहे, तभी ये ठीक चलेगा। और ईरान की लीडरशिप बहुत ही समझदार है, दे आर नॉट क्रेजी पीपल। अमेरिका में ये व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट क्रिश्चियंस है और इसराइल में जूइश एक्सट्रीमिस्ट सुप्रीमेसिस्ट है। ये बहुत ही कट्टर धार्मिक ताकत है। ईरान एक कॉन्जर्वेटिव कंट्री है, मगर वो रेडिकल नहीं है, ओके। और ये पूरे इलाके की, ये पूरे वेस्ट एशिया की लिबरेशन का सवाल है, ये खाली ईरान और हॉर्मुज का सवाल नहीं है। पैलेस्टाइन, लेबनान, सीरिया, इराक, ईरान, ये पूरे इलाके का वेस्ट एशिया का लड़ाई। इसलिए मैंने कहा था कि जो 7 अक्टूबर की जो शुरुआत हुई, वो वेस्ट एशिया की लिबरेशन की सवाल की लड़ाई चालू हो चुकी है। जैसे हम लोग फंसे पड़े थे साउथ एशिया में अंग्रेजों के, ये पूरा वेस्ट एशिया उसमें ये जकड़ा हुआ है, ठीक है। और जहां तक जी वर्ल्ड आपकी पावर्स, बात आगे यूरोप, फिरोज भाई। हाँ ठीक है ठीक है। शुक्रिया इसलिए शुक्रिया इसलिए आपका। हम ये लोग इसलिए देखिए ये जी, इसलिए ये बंद होना चाहिए। इस किस्म का जो बातचीत होती है ना भाई, अभी समझ लो, नहीं या बातचीत तो व्यक्तिगत कोई रूप की बंद बात नहीं हो नहीं, सकती फिरोज भाई। यानी वो पर ट्रंप कुछ तो बंद नहीं करा समझदारी से सकता बात है और करे। मोदी भी अरे बंद नहीं कुछ करा तो सकता, तो वो अरे कुछ बातचीत तो समझ, बंद नहीं होगी, वो अरे बातचीत मगर तो चलेगी। अरे इतना टाइम समझ, जी इतना टाइम बैठे क्या हम लोग इधर? अगर इतनी ही समझ है तो क्या समझे हम लोग एक दूसरे की बात? नहीं नहीं और नहीं आप नहीं, वो ईरान और बात अमेरिका को वो फिरोज भाई समझने की आपके बात है। ऊपर है। आप जो है, आप मोनोलॉग नहीं चलेगा ना, डायलॉग चलेगा। अरे तो मोनोलॉग, डायलॉग जो है डायलॉग के, उसके अंदर तो आप तो उसके अरे अंदर डायलॉग के बाद कुछ पर्सपेक्टिव समझेंगे, आएगा। अरे जी डायलॉग के बाद कुछ समझेंगे कि वही पुरानी रटेंगे? नहीं तो नहीं नहीं समझे नहीं, क्या हम लोग? नहीं समझने समझाने का मामला नहीं है, अपना पर्सपेक्टिव समझाने का रखने का मामला है, मामला है। यानी पर्सपेक्टिव समझे आप तो सही। अपना पर्सपेक्टिव रख रहे हैं, वाले यार, व्यास जी अपना बस, पर्सपेक्टिव रख रहे हैं, तो आपको उस पर आपत्ति है, तो आपने अपनी बात कह दी। अरे तो वो यहाँ पर तो ये यही है ना वो सर, एक्चुअली ये तो डायलॉग स्पेसिफिक ही है भाई। है ना। नहीं नहीं डायलॉग है, यहाँ पर मगर तो सुधरो जी तो सही, हाँ नहीं सुधरो तो नहीं, वो भली। सुधरने सुधाराने का तो जो है हाँ, ना ट्रम्प ईरान को सुधार पा रहा है, कोई किसी को नहीं सुधार पा रहा है, लेकिन हम लोग ईरान शांति सुधरेगा ट्रम्प चाहते को, हैं। ईरान जी 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 सुधरेगा ट्रम्प को, चिंता मत कीजिए आप। हाँ जी जी देखिए हाँ, वो क्या नहीं, हम लोग तो चिंतित हैं और हम भी चाहते हाँ हैं कि अमेरिका सुधरे, है ना। लेकिन सुधरेगा सुधरेगा। आपकी भाषा सब बोलें, ये आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं करनी चाहिए। जी डॉक्टर तिवारी जी बोलें। जरा 1 मिनट मैं भी कुछ कह ही देना चाहता हूँ। जी अगर जी, मेरा कहना गुंडा ये है कि शब्द से, आप देखिए, आपका पर्सपेक्टिव तो आ ही गया और नहीं, फिरोज अगर भाई का भी गुंडा शब्द पर्सपेक्टिव आ से गया। आपत्ति है, जी अगर गुंडा जी शब्द से आपत्ति है, तो मैं निश्चित रूप जी से खेद व्यक्त करता हूँ। मेरा कहने का मतलब यह था कि आपस में समझौता होने के बाद आर्टिकल 5 का जो इंटरप्रिटेशन दोनों अलग नहीं, वो अलग कर आपकी रहे एकदम थे, ठीक है वो, है ना। राइट, अब तो इस उसके ऊपर ही लड़ाई से मेरा कोई सवाल है। फायदा किसी को नहीं जी नहीं होना नहीं, है। मैं आर्टिकल आपकी 5 पढ़ बात से लीजिए एक आप। सवाल कर रहा हूँ। तिवारी जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि जो है एक तरीके से जो कहा गया कि भाई जिन लोगों ने एग्रीमेंट कराया, है ना, उनके पास में ये कुछ ताकत भी हो कि वो उस एग्रीमेंट का पालन करा सकें, और उन्होंने भाषा का भी इस तरीके का इस्तेमाल किया है
कि जिसके अंदर जो बात व्यास जी ने कही कि उस तरीके का उसके अंदर एक झोल है जिसका उपयोग हो रहा है, अपने अपने तरीके से लोग इंटरप्रेट कर रहे हैं। अब मेरा कहना है क्या भारत जो है उसके पास ये अवसर नहीं है कि भाई भारत अब प्रयास करे, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं जो यहाँ पर मतलब युवाओं को पिटवा रहे हैं और यहाँ पर पुलिस की बर्बरता करवा रहे हैं और फिर भी वो शांति का संदेश देते रहते हैं दुनिया में, तो वो अभी छोड़ दें, यहाँ पर इस्तीफा करा दें और शांति से वो वहीं चले जाएं और जाकर के कुछ उसका सेटलमेंट कराएं, क्योंकि जो है पाकिस्तान फेल हो गया तो आप जो है भारत को मौका मिल गया है कि वो कुछ करा सकता है। आप क्या कहेंगे पूरी चर्चा के ऊपर, आपका एक संक्षिप्त वक्तव्य। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो बनारस के हैं और बनारस में गुंडा बहुत सम्मानित शब्द माना जाता है, जो बहुत अगर सम्मान जिसको व्यक्त किया जाता है। सर आप अगर यही कहेंगे तिवारी जी तो फिर आपको लोग बुलाने लगेंगे इसी तरीके से, तो फिर आप दुखी हो जाएंगे। मैं उसको गर्व के साथ मैं उसको महसूस करूंगा और मैं उसको स्वीकार करूंगा कि मैं बनारसी गुंडा हूं, क्योंकि बनारसी गुंडा की परिभाषा हमारे जयशंकर प्रसाद की एक कहानी है। अगर आप गुंडा शब्द को आप जानना चाहें, समझना चाहें कि गुंडा क्या होता है, तो वो गुंडा बनारसी गुंडा होता है और उसको विधिवत व्याख्यायित किया है अपने जयशंकर प्रसाद ने। आज की तारीख में जो समस्या है, पूरी दुनिया में समस्या है, हमारे देश में समस्या है, हर देश की समस्या है। सबसे बड़ी समस्या विश्वसनीयता की हो गई है, और वो विश्वसनीयता जो जितनी ऊंचाई पर खड़ा है वहां से लेकर के जो जितने निचले स्तर पर आकर के खड़ा है वहां तक वो अविश्वसनीयता है, अविश्वास का संकट पैदा हुआ, विश्वास का संकट पैदा हुआ है। एक जमाना हुआ करता था जब वो लड़ाइयों का दायरा सीमित था और एक मैदान विशेष बना दिया जाता था कि भाई और किसी को उससे कोई मतलब न रहे, जिसको लड़ना है वो आकर के वहीं लड़ लिया करे। अब जैसे अपने गुंडा कहानी में अपना कहते हैं कि एक दाल मंडी का चचा अपना पूरा इलाका उन्होंने उनके लिए निर्धारित कर दिया, इधर वो खड़े हैं उधर वो खड़े हैं, आओ तुम लोगों को जो जैसे लड़ना हो लड़ लो। तो वो जमाना, लेकिन अब आज की तारीख में तो जमाना नहीं हुआ। और अगर ऐसा कुछ कर दिया जाए तो आज की तारीख में पूरी दुनिया लड़ाई के लिए, पूरी दुनिया अपने आप को मंच बना देती है, अपने आप को अखाड़ा क्षेत्र बना देती है। उसमें जो लड़ने वाले लोग हैं वो तो हमारे अंदाज से बहुत ज्यादा उनको असर नहीं पड़ता है, असर पड़ता है सामान्य जन पर, दुनिया के सामान्य जन पर, पूरी प्रकृति पर, पूरे पहाड़ों पर, पूरी नदियों पर, पूरे वायुमंडल पर, सब उससे असर उसका आ जाता है। तो अगर कोई ये कहे कि नहीं वो गुंडा है वो गुंडा नहीं है, देखिए गुंडा से लड़ने के लिए तो गुंडई आपको भी करनी पड़ेगी। गुंडा से लड़ने के लिए कोई गुंडा ही लड़ पाएगा। सामान्य आदमी अगर होगा, अगर उसके पास गुंडई की ताकत नहीं होगी तो वो अपना चुपचाप करके बैठ जाएगा, उसका दमन होगा, शोषण होगा, उत्पीड़न होगा और उसको झेलता रहे। तो हम ये कहें कि नहीं हम गुंडा नहीं है, वही गुंडा है, एक गुंडा हमारे ऊपर हमला कर दिया, तो ये बात तो बहुत बेईमानी हो जाती है। अब रही आज गांधी की जी बात, गुंडे थे क्या? गांधी जी और भगत सिंह गुंडे थे क्या? आप क्या बोल रहे हैं भाई? आप बोल क्या रहे हैं भाई? अरे चलिए आप क्या बोल रहे हैं भाई? जो आजादी के लिए लड़ेगा उसको गुंडा बनाएंगे? ये यूपी बिहार के लैंग्वेज यूज मत करो यार। अरे बनारस की भाषा मत, अरे बनारस को पूरे देश पे मत डालो यार, बनारस सब लगता में चलता होगा, ये सब भारत की भाषा नहीं है। बनारस पूरी दुनिया है, बनारस पूरी दुनिया, पूरी दुनिया बुनिया नहीं है, ये आपकी यूपी की पूरी कल्चर मतलब गुंडे सब गुंडे क्या क्या सब गुंडे भाई? आजादी के लड़ने वाले गुंडे हो गए आपकी भाषा में, बात करते हैं यार। नहीं आप मेरा तिवारी जी आपसे कहना ये है कि गांधी जी ने जो बात कही कि एक आंख हमारी फोड़े और हमने आपकी दूसरी फोड़ी तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। हमारे आप अभी जंतर मंतर का आंदोलन देख रहे हो, पुलिस लठ मार रही है और लड़के कह रहे हैं कि और मारो और मारो, तो अभी एक प्रयोग होते हुए आप देख रहे हैं। मतलब गुंडाई का जवाब गुंडाई से देना जो है उसका और क्या विकल्प हो सकता है इस युग में, जबकि पूरे एक तरीके से हथियारों की का पूरा मामला है। ये भी एक सत्याग्रह का कोई नया स्वरूप निकालने की जरूरत है। खैर बोले, आप अपनी बात बोले ना जी, तिवारी जी बोले। और आप गुंडागर्दी गली की गुंडागर्दी की बात कर रहे हैं यार। उस शब्दावली का हर आदमी अपने अपने हिसाब से अर्थ निकालता है। गुंडा किससे, ये गुंडा शब्दावली का अर्थ तो पूरे भाई के लिए अलग हो सकता है, आपके लिए अलग है, हमारे लिए अलग है, सबकी अपनी अपनी परिभाषाएं हैं और अपने अपने दायरे हैं, अपनी अपनी सोच और अपनी अपनी समझदारी है। आप अपने समझदारी से अगर आप उसको हमारे ऊपर थोपना चाहेंगे तो ये संभव नहीं है। नहीं आप अपनी बात रखिए तिवारी जी, आप जो है ना, आप जो है आप अपनी बात रखिए।
है ना, उन्होंने अपनी हम बात वही रख कह रहे दी। थे, जी, हम आप वही अपनी कह बात रहे रखिए थे, ना, ये आप जो विषय है उसके ऊपर केंद्रित करिए, इसमें गुंडाई के ऊपर केंद्रित करने की बात नहीं है। अपना वही बात विषय जो है आप कहने अमेरिका का जाएंगे तो युद्ध कौन उन्माद करेंगे? है ना, अपन आप उसी के कहने ऊपर जाएंगे बात तो करें। आप खाली विश्लेषण पर आप विश्लेषण आप भी अपना करते जा रहे हैं। अरे हमको अपनी बतिया आप कहने देंगे तब तो हम कुछ कहेंगे। कहिए 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 कहिए, वही तो मैं कह रहा ये हूँ, कह कहिए रहे ना। थे कि ये जो युद्धोन्मादी लोग हैं, ये पूरी दुनिया की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे उन्नतवादी लोगों को एक जगह इकट्ठा करके एक कमरे में बंद कर दीजिए, एक मैदान उनको दीजिए, अपना जाकर के वहां पर मल्लयुद्ध कर लें। पूरी दुनिया को उस आग में न झोंकें, उस आग में पूरी दुनिया को न झोंकें। ये सबकी जिम्मेदारी बनती है। और फिलहाल मौजूदा दौर में ये हम देख रहे हैं, अमेरिका और खास करके उनका जो पिट्ठू इजराइल है, या इजराइल के पिट्ठू ये ट्रंप हो गए हैं। ये लोग पूरी दुनिया को परेशान किए हुए हैं। पूरी दुनिया के परेशानी, पूरी दुनिया का संकट, पूरी दुनिया में युद्धोन्माद का आपसे उत्तरस्त करने का काम यही लोग कर रहे हैं। तो इन लोगों को पूरी दुनिया की जिम्मेदारी बनती है, जो इन लोगों की जिम्मेदारी बनती है। अब खड़ा होकर के मूक दर्शक बन करके देखने की जरूरत नहीं है। इन लोगों को कहा जाए, अमेरिका के साथ एक प्लस पॉइंट ये है कि अमेरिका पर चूंकि हमला नहीं हो पाता है, अपना कोई हमला नहीं कर पा रहा है, ये इसलिए अमेरिका आनंद लेता है। तो ये सबकी जिम्मेदारी है कि सब लोग एक बार अपना घुस करके, अच्छा, और अमेरिका मतलब होता है कि अमेरिका की पूरी जनता से मतलब नहीं है। जो वहां लड़ना युद्ध चाहता है, ट्रंप लड़ना चाहते हैं, नेतन्याहू लड़ना चाहते हैं, तो उन लोगों को बाहर निकल करके आ जाना चाहिए समान में, हर हथियार लेकर के अपना सच धर के मैदान में आवे, वो लोग लड़े। पूरी जनता को, पूरी देश को क्यों बर्बाद कर रहे हैं वो? तो ये समाधान उसका वही है कि जो भी आदमी है उसको व्यक्ति केंद्रित अब मानना चाहिए, संस्था केंद्रित मानना चाहिए। उसके साथ जो भी संस्थाएं इन्वॉल्व में, वो आकर के ये पूरी दुनिया में आपको अव्यवस्था पैदा करना, पूरी दुनिया को युद्ध की आग में झोंक देना, पूरी दुनिया की वो मानवता को, प्रकृति को नुकसान करने का आपको कोई हक नहीं बनता है। यह बात कहना पड़ेगा दुनिया को। उसकी जो भी संस्था आज की तारीख में है, संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया गया था, अगर संयुक्त राष्ट्र संघ इसको नहीं हल कर पा रहा है तो एक कोई ऐसा संगठन बनना चाहिए, एक कोई ऐसी संस्था बननी चाहिए जो इनके ऊपर अंकुश कर सके, जो इनके ऊपर, और उसके लिए पूरी दुनिया के जितने भी लोग हैं ऐसे ये शांतिकामी लोग हैं, और हम तो कहेंगे कि फिरोज भाई को इसमें पहल करनी चाहिए और ऐसे लोगों को इकट्ठा करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तिवारी जी। असल में जो पीस मूवमेंट है, जब एक दबाव पड़ता है तब जाकर के जो है वो युद्ध विराम होता है। वो अमरीकी जो परेशान हैं उनको भी अगर वो सड़क पर आते हैं और इसके खिलाफ में उतरते हैं, और पूरी दुनिया के अंदर जब शांति के लिए दबाव पड़ता है जिसको कि माना जाए, तभी रास्ता निकल सकता है। ऐसा कोई मल्ल युद्ध संभव नहीं है कि सबको बंद कर दिया और मल्ल युद्ध हो जाए। ये इसी के लिए सिक्योरिटी काउंसिल बना हुआ है, एक पूरे मैकेनिज्म है दुनिया के अंदर। तो हम लोग जो भी चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं, हमारे जो दर्शक हैं जो बहुत गोदी मीडिया के जमाने में जो इसको देखते हैं, मुझे लगता है कि वो अपेक्षा ये करते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जिन तरीकों से बातचीत होती है उसी तरीके से बातचीत हो, उसका इतना ज्यादा सरलीकरण ना हो जाए कि लोगों को लगे कि भाई ये मामला जो है आप बहुत निचले स्तर के ऊपर लाए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय पासा जी। और आपको अगर एक दूसरे के साथ में जो विचार में जो तकलीफ हुई है, मुझे लगता है कि देश के लोगों ने गोदी मीडिया देखना बंद कर दिया। और क्यों देखना बंद कर दिया? इसीलिए वो देखना बंद कर दिया जिसे वो कहते हैं कि भाई चाव चाव हम नहीं देखना चाहते, है ना, हम तो विचार सुनना चाहते हैं। तो मैं मतलब ये अपेक्षा रखता हूं कि हम लोग जिस तरीके से मैं ये कह सकता हूं और दावे से कह सकता हूं, क्योंकि हिंदी के सोशल मीडिया के अंदर मैं खुद भी रहता हूं उपस्थित, कि बहुजन संवाद ने एक बहुत ही हेल्दी डिबेट, और ऐसी डिबेट जिससे कि लोगों को समझने में सुविधा हो आज के इश्यूज को, और विशेष तौर पर अमेरिका ईरान का जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, या पूरा जो है मिडिल ईस्ट का जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसको समझने में हम उसको लगातार करते रहेंगे।
दर्शकों से भी माफी अगर आपको इस जो कुछ बीच में चला उससे आपको कुछ तकलीफ हुई हो। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय पासा जी, माननीय व्यास जी, माननीय फिरोज मीठी बोरवाला जी और माननीय डॉक्टर आनंद किशोर तिवारी जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।